कि उनके परिवारों में गया था करने के लिए। मुझे बात आश्चर्य है कि ये प्राइवेट पिछले 3 महीनों में लगभग 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाएं और कहीं सुनने को नहीं आए। मैं इस बारे में तत्काल नेशनल हाईवे सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी, अधिकारीगण, डीजी नेशनल हाईवे सबसे बातचीत करूँगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, चाहे ओवरब्रिज हो चाहे जैसे भी व्यवस्था हो, क्योंकि ये कभी हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। चाहे DPR हो ना हो, DPR नहीं है तो नया DPR बनाओ, क्योंकि नरसिंहगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जैसे कि हम लोग मालवा का एक मिनी कश्मीर कहते हैं, उसमें इस प्रकार की घटनाएं हो, ये हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। मैं इस बारे में निश्चित तौर पर हर संभव प्रयास करूँगा। दूसरा ये भी है कि अभी संसद में किसानों के विरोध में 3 बिल आए, कानून आए। पहला कानून मंडियां खत्म करने का। कोई भी बड़ा आदमी मंडी चालू कर सकता है और वहाँ किसान जब माल लेके जाएगा तो उसे 3 दिन में पेमेंट का प्रावधान किया गया। अगर 3 दिन में प्रावधान नहीं हुआ तो उसे SDM साहब के यहाँ जाके आवेदन देना पड़ेगा। अब आवेदन के बाद अगर फैसला उसके खिलाफ गया तो कलेक्टर साहब, और कलेक्टर साहब से फैसला खिलाफ गया तो दिल्ली में संयुक्त सचिव केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। यानी कि ये मसला जो कि भोपाल से निपट जाता था, अब दिल्ली में सब निपटेगा। और अगर अभी कोई विवाद होता था तो अदालत में कोई भी किसान जा सकता, अब कोई भी अदालत में किसान नहीं जा पाएगा। मंडियां समाप्त हो जाएंगी और मंडियां समाप्त हो जाने के बाद किसानों का जो शोषण ना हो, इसकी गारंटी रहती थी मंडी कानून में समाप्त हो। पूरा का पूरा जो मंडी का अभी अधिकार थे किसानों के हाथ में होता था, अब बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में हो जाएगा। इसमें छोटा मध्यम व्यापारी भी मर जाएगा, क्योंकि बड़ा व्यापारी जब आ जाएगा तो उससे कंपीट नहीं कर पाएगा। वही तो अपनी मंडी चालू करेगा और वही जो अपना भाव में ऊपर नीचे करके खरीदेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे उज्ज्वल उदाहरण है चंपारण की खेती 1930 की, जहां अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों का शोषण करती थी, जिसकी लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी और उसके बाद वो किसानों का शोषण रोक पाए। अब मोदी जी ने विदेशों के बड़ी बड़ी कंपनियों को ये मौका दे दिया है कि आइए और आप यहाँ पे किसानों के साथ समझौता करें और उन्हें खाद बीज देकर फसल के पहले रेट तय करेंगे। अगर कोई से फसल की कीमत 1500 रुपये क्विंटल तय हो गई और फसल के टाइम 2000 रुपये क्विंटल हो गई तो उसे 2000 रुपये क्विंटल नहीं मिलेगा, 1500 में बेचना पड़ेगा और उसकी कोई अपील नहीं।
पूरे तरीके से बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए लगाने वाले विदेशों के मल्टीनेशनल को नागरिक ये रास्ता खोल दिया। और ये प्रयास को शुरू से करते हैं अमेरिका, यूरोप, ये सब के सब जो थे ये के लिए रास्ता खोल दिया गया। दूसरा, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें काला बाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कानून 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, ताकि उपभोक्ताओं के साथ न्याय हो, उपभोक्ताओं को सस्ते में अनाज मिले, सस्ते में तिलहन मिले। अब वो भी उन्होंने छूट खत्म कर दी। अब ये जो है, अगर युद्ध का हो रहा हो कहीं, हमारे भारत में युद्ध की स्थिति बनी हो एक, या बहुत बड़ा अकाल पड़ा हो, तभी इसको हम लोग कानून उसको लिमिट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। चाहे हमारे प्याज, लहसुन, आलू, गोभी, जो पेरिशेबल फ्रूट वेजिटेबल है, जब तक उसकी दोगुनी कीमत ना हो जाए, यानी कि 100 रुपये की कीमत जब तक 200 ना हो जाए, तब तक आप उसकी लिमिट तय नहीं करें। और गेहूँ, चावल, तिलहन का जब तक 50 रुपये, 100 का 150 ना हो जाए, तब तक आप लिमिट नहीं लगा सकते। ये केवल अमेरिका और यूरोप के दबाव में मोदी जी ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। इसका अब जो न्यूनतम मूल्य का निर्णय होता है कि आप इस गेहूं की ये रेट है, इससे आपको ऊपर खरीदना पड़ेगा, और फूड कॉर्पोरेशन खरीद करती थी। जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने शांता कुमार कमेटी बनाई और कह दिया कि एफसीआई को खत्म करो, बहुत घाटा होता है। अब एफसीआई खत्म हो गई तो कौन खरीद करेगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद कौन करेगा? और जब खरीद कोई नहीं करेगा तो सस्ता भाव बिकेगा। अब कईयों के यहाँ पे गेहूँ 1950 रुपये से कम में बिकी, चना नहीं बिका, मक्का नहीं बिकी। मक्का बिकनी चाहिए थे 1750 में, और 1100-1200 में मक्का बिकी, एक कोई खरीदने वाला नहीं था। सोयाबीन की फसल तबाह हो गई। सोयाबीन की फसल जब पिछले साल खत्म हुई थी, तो शिवराज सिंह जी ने कहा था 40,000 रुपया हेक्टेयर मुआवजा मिलना चाहिए। कमलनाथ जी ने बिना सर्वे करवाए मुआवजा बांटा, और साथ में बीमा की व्यवस्था भी की। लेकिन वही मामा जी अब मुख्यमंत्री बन गए, अब चुप्पी साधे हुए। कहता मैं आंखों, लोगों के, किसानों के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। अरे आंसू तो निकल रहे हैं, तुम पहुंचने के लिए कुछ मुआवजा तो दे दो। सर्वे भी नहीं हो रहा। तो पूरे तरीके से किसान आज त्रस्त है, किसान आंदोलित है। और अब सहकारी बैंकों में को भी खत्म करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाए, और उसमें कोऑपरेटिव बैंक में कोई भी शेयर जो था, वो बड़ा आदमी शेयर नहीं खरीद सकता था। उसमें केवल किसान या दूसरा छोटा जो वर्तमान काम करता है, उद्योग चलाता है, वो खरीद सकता था, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वगैरह। अब बॉम्बे का कोई भी बड़ा व्यापारी जो है, इसमें शेयर खरीद सकता है। यानी कि लाखों करोड़ की संपत्ति जो एपेक्स बैंक, कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास थी, उस पर ये कब्जा कर सकती है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। अरे आप कौन सा सच बोलते हैं?
आज तक कोई सच उन्होंने बोला हो तो उसका प्रमाण, एक प्रमाण दे दीजिए। मैं भाजपा से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे किए एक वादा नहीं निभाया। कोरोना में लॉकडाउन कर दिया, 4 घंटे में पूरा लॉकडाउन हो गया। कोई शादी में गया था, कोई रिश्तेदारी में गया था, कोई पढ़ने गया था, अपने घर पर 1 महीने तक दूर रहे हो घर से। लाखों जो मजदूर थे, मुंबई से, हैदराबाद से, पुणे से, चेन्नई तक के लोग, राजस्थान से मजदूर भटकते रहे। और आज हालत यह है कि उन्होंने कहा हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जबकि पैकेज में केवल बड़े लोगों के लिए पैकेज था, गरीब के लिए कोई पैकेज नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी असफल रही है और पूरे तरीके से नोटबंदी से हालत खराब हुए, फिर जीएसटी से नुकसान हुआ और अब कोरोना से, और ये कानून लाया। पंजाब और हरियाणा पूरा जल रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को तो जानकारी नहीं है इस बात की। मंडी कर्मचारी परेशान है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। हमाल परेशान, तुलावटी परेशान है, कोई उनके लिए नियम और कानून नहीं बनाया। और साथ में हमारे जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनके खिलाफ भी कानून ले आए। अब कोई ट्रेड यूनियन काम नहीं कर पाएगी। तो ये पूरे तरीके से किसान मजदूर विरोधी सरकार है, ये मैं कहने आया हूँ। सर, गोवर्धन दांगी जी का निधन हो चुका है कोरोना के चलते, तो क्या प्रदेश में जो चिरायु अस्पताल है उसको लेकर भी कमलनाथ जी ने तंज कसा था, इस बारे में आप क्या कहें? इसमें गलती थोड़ा गोवर्धन दांगी जी की रही। वो अपने ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बुखार आया था, उसको टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट ना करा के फिर बॉम्बे चले गए उनके भाई के कैंसर के ऑपरेशन के लिए, गाड़ी से गए। तो जब लौटे तो उनको जो सांस फूलने की शिकायत आई, इससे कम से कम 80% उनका जो फेफड़े थे प्रभावित हो गए। इसमें किसी को मतलब देशलाली नहीं करना चाहिए। ये बहुत वैसे बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो खतरनाक बन जाती है। सर, ब्यावरा का अगला टिकट किस व्यक्ति को गोवर्धन दांगी के परिवार से दिया जाएगा? ये सब कमलनाथ जी तय करेंगे। हमारे नेता उपचुनाव, देखो, कांग्रेस पार्टी के एक नेता है कमलनाथ जी हमारे नेता हैं। भाजपा में तो कई नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, सिंधिया जी, और आ गए हमारा एक नेता कमलनाथ। क्या ब्यावरा जो उसका आदेश हम सब माने। बड़ा प्रश्न नरसिंह के लिए ओवरब्रिज का केवल मेरी बात मैंने अभी वो मैंने बात करी है, लेकिन हम आपसे पुनः यह नगर की जनता भी चाहती है कि सबसे पहले ओवरब्रिज का जो मुद्दा है, जी आपके इसमें बड़ा प्रश्न आपने कहा था कि इसमें उस समय क्या डीपीआर में था या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्चुअल कंडीशन तो उस समय हमारे जनप्रतिनिधि को ही मालूम था कि डीपीआर में ये मामला नहीं है, परंतु उन्होंने जनता को गुमराह किया। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आपके सांसद भाजपा के, आपके विधायक भाजपा के, ये सारी बातें उनको ये बात उठानी चाहिए थी। ये सरकार का मामला है, 2014 से उनकी सरकार है, आज तक ये बात क्यों नहीं की? क्या कोई संसद में उन्होंने प्रश्न पूछा? क्या कोई विधानसभा में उन्होंने प्रश्न उठाया? मैं पर्सनली इस बात को देखूंगा और जैसा जो बनेगा यहाँ पे व्यवस्था करूंगा। सर, 2 महीने में कम से कम 50 से 60 व्यक्ति हो। मैंने गिरीश भंडारी जी से कहा है कि मुझे पूरा रिकॉर्ड दो, पुलिस रिकॉर्ड के साथ, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने की जान चली गई, कितनों को नुकसान हुआ, ये सारा रिकॉर्ड दो। मैं खुद दवाई लूँगा। सरकारी इंजीनियरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है कि भाई जिन्होंने डीपीआर में ये सारी बातें भी अहम है, लेकिन हमको जरूरी इस बात की है कि हम पहले हमारा ओवरब्रिज बनाने के लिए, और तत्काल तो ये हो सकता है कि स्पीडिंग रोकने के लिए कम से कम ये रोड लाइटिंग रोड वगैरह तो कर सकते हैं। सर, राज्यसभा में क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे? जब चलेगी तब उठाएंगे ना, तो चलने का देते हैं, उठा के फेंक देते हैं हम लोग।